लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोगों को पता है कि लगभग 7-8 दिनों से जो है आपका क्लास डिस्टर्ब था सेकेंड ईयर का। तो चलिए आज से फिर जो है हम सेकेंड ईयर का कंप्लीट अब खत्म करने तक रेगुलर चलाते रहेंगे। और मैं आपको बताया था कि दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप किसी भी स्टेट में है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, कहीं भी है, आपके लिए दिसंबर तक अगर रेगुलर क्लास करते हैं और इससे पहले अगर किए हैं तो आपका कंप्लीट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबका समाप्त कर देंगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं भी एग्जाम देने जाइएगा उसके अंदर से ही प्रश्न आएगा, मैं इतना जरूर कहता हूँ। समझ गए? चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। MSN1 पहला पेपर होता है। पहला पेपर हम लोग जहां से छोड़े थे वहीं से फिर से शुरू करते हैं। हम लोग 9th चैप्टर तक क्लियर कर चुके थे। समझ गए? 9th चैप्टर तक क्लियर कर चुके थे तो आज हम 10वां चैप्टर भी शुरू तो पहले ही कर दिए थे, जिसमें डायबिटीज मेलाइटिस DM हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। बट आज हम लोग इसको ऑफिशियल 10वां चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंडोक्राइनल डिसऑर्डर। मतलब अंतस्रावी जो भी फंक्शन है उसमें जो जो विकार हो जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो यह MSN1 का 29वां नंबर का वीडियो है और GNM सेकेंड ईयर 10वां नंबर यूनिट है। आप लोग अच्छे से, एक आध चैप्टर और है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिए, पहला जो है हमारा वह कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, जानकारी लेना है। तो चलिए कुशिंग सिंड्रोम का कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, प्रबंध सब चीज पढ़ेंगे। यह प्रश्न आपको पूछता है कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जानिए कुशिंग सिंड्रोम होता क्या है। माय डियर, कुशिंग सिंड्रोम कोई जो है एक बहुत बड़ा बीमारी है। समझ गए? बीमारी है। अब यह सिंड्रोम है, बीमारी है, तो इसका जो प्रॉब्लम होता है वह आपके एड्रिनल ग्लैंड से शुरू होता है। मतलब यह जो कुशिंग सिंड्रोम नामक जो बीमारी होता है यह आपके एड्रिनल ग्लैंड से शुरू होता है। चूंकि यह चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं इंडोक्राइन डिसऑर्डर के बारे में, मतलब अंतस्रावी जो गड़बड़ी है उसके बारे में। तो इंडोक्राइन जो हमारा सिस्टम है उसी में हमारा एड्रिनल ग्लैंड आता है। यह हार्मोन को रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम है आपका कॉर्टिकोसोल। कॉर्टिकोसोल एक हार्मोन है जिसको हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी बोल सकते हैं। समझ गए? और कॉर्टिसोल, ये जो है दोनों को रिलीज कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड जो है रिलीज करता है, सिक्रेशन करता है। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड जो है आपका एक ग्रंथि है जो आपके किडनी, दोनों किडनी के ऊपर हल्का हल्का छोटा सा पीला आकार में होता है उपस्थित, और यही जो है आपके हार्मोन को क्या करता है? रिलीज करता है, जिस हार्मोन को नाम कॉर्टिकोसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है। ओके, अब होता है, हम लोग पढ़े हैं कि हार्मोन में कम या ज्यादा भी होता है सिक्रेशन में। तो कुशिंग सिंड्रोम तब होता है जब यह कॉर्टिसोल जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है, स्रावन होता है, यह कॉर्टिकोसोल बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है स्रावन में, नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी हाइपर सिक्रेशन, हाइपर मतलब ज्यादा और सिक्रेशन मतलब स्रावन, मतलब निकलना, रिलीज होना, मतलब ज्यादा स्रावित होना। और यही ज्यादा स्रावित जब होने लगता है तो व्यक्ति में कुशिंग सिंड्रोम आ जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। और देखिए और समझिए, कुशिंग सिंड्रोम में आपके शरीर में कॉर्टिसोल नामक एड्रिनल हार्मोन बनेगा। अब कुशिंग सिंड्रोम में होता यह है कि बॉडी में जो है एड्रिनल ग्लैंड से एक कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बहुत ज्यादा क्या होता है? रिलीज होता है, मींस बनने लगता है। समझ गए? कुशिंग सिंड्रोम आमतौर पर आपकी एड्रिनल ग्रंथियों के बहुत ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल पैदा करने की वजह से होता है। अभी वही बताया है कि एड्रिनल ग्लैंड है जो बहुत ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा करने लगता है, सिक्रेशन करने लगता है, जिससे कुशिंग सिंड्रोम होने लगता है। अब कुशिंग सिंड्रोम होता है तो जो व्यक्ति को कुशिंग सिंड्रोम रहता है उसका चेहरा जो है बहुत ज्यादा गोला हो जाता है। समझ गए? बाल गिरने लगते हैं, वसा का जमाव हो जाता है। समझ गए? डिप्रेशन और त्वचा पतली हो जाती है। अब त्वचा पतली हो जाएगा तो घाव आसानी से लग जाता है। तो यही हमारा कॉर्टिसोल होता है। कॉर्टिसोल के अधिक सिक्रेशन को जो है हम लोग कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। ओके, तो ये चीजें समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे इंग्लिश पर दे रखा है, जिनको इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में देख लीजिए अपना। आगे हम लोग अब इसके कारण की तरफ चलते हैं। सभी बीमारी का जो है कुछ न कुछ कारण होता है। समझ गए? बिना किसी रीजन के कोई बीमारी नहीं होता है। तो उसी प्रकार से चूंकि हम लोग जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड है, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है किडनी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं इससे जो हार्मोन कॉर्टिकोसोल है बहुत ज्यादा रिलीज होने लगेगा। तो कब रिलीज होने लगेगा? या तो यह काम नहीं करेगा एड्रिनल ग्लैंड, समझ गए, या फिर जो सभी हार्मोन को
रेगुलेट करता है मास्टर प्यूटरिड ग्लैंड, वह काम नहीं करेगा, जिसके कारण से क्या होगा कि आपका हार्मोन बहुत ज़्यादा जो है निकलने लगेगा और उसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, तो उससे भी हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए, एड्रिनल ग्लैंथी में ट्यूमर होना, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें ट्यूमर होगा या वह काम नहीं करेगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, तो आपका यह कोर्टिसोल का मात्रा बढ़ने लगेगा। प्यूटरिड ग्लैंड में ट्यूमर, अब जो प्यूटरिड ग्लैंड सभी हार्मोन जो रिलीज होता है बॉडी में अनेक अलग अलग ग्लैंड से, ग्रंथि से, तो यह प्यूटरिड ग्लैंड मास्टर ग्लैंड इसीलिए न कहा जाता है कि यह और सारे ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब ये चीज करता है कि कब जो है हार्मोन की कितना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई हार्मोन कमने लगता है तो प्यूटरिड ग्लैंड बताता है कि तुम कम रहा है, निकलो यहाँ से, जल्दी जाके पूरा करो। उसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज होने लगता है तो प्यूटरिड ग्लैंड कहेगा कि रुको, तुम बहुत ज्यादा तुम फड़फड़ा रहे हो, अभी थोड़ा देर रुक जाओ, नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जो है फड़फड़ा रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहे हो। तो यह प्यूटरिड ग्लैंड इसी चीज को नियंत्रित करता है कि किसको कितना जरूरत है हार्मोन को, समझ गए, और यह रेगुलेट करता है। अब मान गए प्यूटरिड ग्लैंड ही गड़बड़ा जाएगा तो फिर यह रेगुलेट नहीं कर पाएगा, फिर कितना ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है, कितना कम हो रहा है, इस चीज को कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा हार्मोन का। समझ गए ना? तो दोनों का भूमिका है। आगे है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अधिक सेवन करना। अब मान गए आप बहुत ज्यादा कुछ स्टेरॉइड दवाई ले रहे हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो यह भी प्रॉब्लम होगा। पीयूष ग्रंथि की असमानता के कारण, अब वही चीजें है जो प्यूटरिड ग्लैंड है इसमें असमानता के कारण, एबनॉर्मलिटी के कारण, एक तो ट्यूमर हो जाएगा और एक असमानता भी जो है इसका कारण हो जाएगा। समझ गए? पीयूष ग्रंथि का एसीटीएच का अधिक स्रावन। अब जो पीयूष ग्रंथि है उसमें एक एसीटीएच हार्मोन होता है, इसका बहुत अधिक जो है सिक्रेशन भी जो है आपके कोर्टिसोल की मात्रा को बढ़ा सकता है। तो यह सब कारण है, सब के सब कारण जो है एड्रिनल और प्यूटरिड, यही दो के बीच में है, आप इसको याद रखिएगा कारण। ओके, चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश हमने दे रखा है ध्यान से। अब लक्षण क्या होगा? लक्षण इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बीमारी के लिए। तो देख लीजिए, लक्षण कुशिंग सिंड्रोम में बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि चंद्रमा जैसा रोगी दिखने लगता है, मून फेस किस रोग में जो है दिखने को मिलता है? तो कुशिंग सिंड्रोम में व्यक्ति का मून फेस चंद्रमा की तरफ फेस हो जाता है। समझ गए? उसके बाद है चेहरे पर, गर्दन पर, छाती में फैट का जमाव हो जाता है। कुशिंग सिंड्रोम होता है ना, तो उसके बॉडी पर, चेहरे में, गर्दन में और छाती के आसपास बहुत ज्यादा फैट जमने लगता है। समझ गए? उसके बाद चंद्रमा जैसा व्यक्ति का मून फेस देखने लगता है। त्वचा पर बैगनी बैगनी धारियां बनने लगता है, त्वचा झुर्रीदार हो जाता है। समझ गए? तो ये सब याद रखिएगा। हाथ पैर पतला होने लगता है, इकाईमोसिस होने लगता है, मतलब त्वचा के अंदर जमाव होने लगता है किसी चीज का, वजन बढ़ने लगता है व्यक्ति का, पीठ ऊपर की तरफ वसा जमा, बफेलो हम्प हो जाता है, मतलब जिस तरह से भैंस का पीठ पर जो है देखते होइएगा कि निकला हुआ रहता है, उसी प्रकार से आदमी के पीठ के ऊपर भी वसा का जमाव हो जाता है। नींद नहीं आना, इंसोमनिया, आसानी से फ्रैक्चर, हड्डी कमजोर हो जाएगा, पोटेशियम की कमी होने लगेगा, सोडियम की अधिकता होने लगेगा बॉडी में, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप होगा। तो लक्षण इंपॉर्टेंट होता है, बीमारी का लक्षण जरूर याद रखिएगा। बहुत सारे लक्षण आपको बता दिए, चेहरे, गर्दन और वक्ष पर वसा का जमाव होना, चंद्रमा मून फेस होना, त्वचा पर बैंगनी धारियां बनना, समझ गए, हाथ पैर का पतला होना, इकाईमोसिस, वजन बढ़ना, पीठ के ऊपर की ओर वसा जमाव होना, नींद न आना, आसानी से फ्रैक्चर हो जाना, पोटेशियम की कमी हो जाती है जबकि सोडियम की अधिकता हो जाती है। अब जब सोडियम की अधिकता होगा तो हाइपरटेंशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीजें आपके लक्षण में मैंने बता दिया। ओके, अब यहाँ पे टोटल के टोटल इंग्लिश में दे रखा है, तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना क्लियर कर लीजिएगा। समझ गए? अब रही बात डायग्नोसिस की, तो मैं बार बार बताया हूँ, कोई भी बीमारी हो, डायग्नोसिस लिखने की बात आए तो सबसे पहला इतिहास लेना, इतिवृत्ति लेना होगा ही होगा किसी बीमारी में। शारीरिक परीक्षण भी किसी भी बीमारी में होगा ही होगा। समझ गए? रक्त परीक्षण भी होगा ही होगा। तो यह तीन ऐसे है जो किसी भी बीमारी के निदान में लिखिएगा, सही हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे माय डियर, बोन स्कैन। बोन स्कैन होगा, यहाँ पे हड्डी की जो है स्कैन किया जाएगा। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। अब डेक्सामेथासोन क्या होता है? यह एक स्टेरॉइड दवा है। अब कोई व्यक्ति इसका उपयोग अगर कर रहा होगा तो उसमें यह जो है प्रभावी है या रिएक्शन इससे व्यक्ति को हो रहा है, तो इसका टेस्ट किया जाएगा कि व्यक्ति में इसका मात्रा जो है कितना है। चूंकि यह एक स्टेरॉइड दवा है डेक्सामेथासोन, तो इसके सप्रेशन का टेस्ट किया जाएगा।
खून की जांच में टीएलसी डीएलसी का टेस्ट किया जाएगा, ग्लूकोज लेवल का भी टेस्ट किया जाएगा, समझ रहे हैं। यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल टेस्ट होगा। अब यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल की टेस्ट भी होगा, प्लाज्मा कॉर्टिसोल की भी टेस्ट होगा, प्लाज्मा एसीटीएच का भी टेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग देखे हैं पीयूष ग्रंथि एसीटीएच के हार्मोन में अनियमितता होता है, यहाँ पे कारण में देखे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपके याद रखना पड़ेगा। टीएलसी डीएलसी ब्लड का जांच है, ग्लूकोज का भी जांच होगा, यूरिन का टेस्ट होगा जिसमें कॉर्टिसोल फ्री टेस्ट करवाया जाएगा, प्लाज्मा कॉर्टिसोल का टेस्ट होगा, एसीटीएच लेवल देखा जाएगा, समझ गए, और डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस कि भाई ये सब डायग्नोसिस करके पता लगाया जाएगा कि वास्तव में कुशिंग सिंड्रोम है भी या नहीं है। अब रही बात कि अगर कोई पेशेंट है, अगर उससे पता नहीं चल रहा है, वो इग्नोर कर रहा है कि कब तक जो है इग्नोर कर रहा है, उसमें कुशिंग सिंड्रोम है लेकिन व्यक्ति को पता नहीं चल रहा, वह इग्नोर कर रहा है, तो उसमें क्या जटिलता होगा। तो जटिलता में सबसे पहले ग्लूकोज लेवल भी यहाँ पे बढ़ने लगता है, तो उसके लिए डायबिटीज हो सकता है पेशेंट में, फर्स्ट जटिलता। आगे है ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब अस्थि बहुत ज्यादा भंगुर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, समझ गए। पेप्टिक अल्सर, पेट में छाला वगैरह जो होता है, पेप्टिक अल्सर होने लगेगा। नेफ्रोथिलियासिस, मतलब जो नेफ्रोथिलियासिस है, मतलब जो आपका किडनी है, नेफ्रॉन है, उसमें जो है आपके क्या हो जाएंगे, स्टोन हो सकते हैं। गंभीर मानसिक रोग, कोई साइकोसिस रोग आपको गंभीर हो सकता है, समझ गए। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब आपका जो हड्डी है वह संक्रमण के कारण कमजोर हो जाएगा, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आप में बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो है आपके जटिलता है, इस जटिलता को अगर दूर करना है तो आप जो है अगर कोई भी लक्षण दिखे कुशिंग सिंड्रोम का तो तुरंत जो है इलाज करवाए, समझ गए। यही है, डायबिटीज है, ऑस्टोपोरोसिस, पेप्टिक अल्सर, नेफ्रोथिलियासिस, साइकोसिस, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ये सब आपके कुछ जटिलता है जो कुशिंग सिंड्रोम के बाद हो सकते हैं, समझ गए। रही बात मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाई वगैरह के द्वारा ठीक करने का प्रयास मेडिकल मैनेजमेंट होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट होता है रेडियोथेरेपी। अगर मान गए एड्रीनल ग्लैंड में कोई समस्या है तो वहाँ रेडिएशन थेरेपी के जरिए जो है ठीक किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल जो है ट्यूमर को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैंसर सेल को भी तोड़ने के लिए किया जाता है, जहाँ पे कैंसर सेल जमा होता है, ट्यूमर बनता है, वहाँ भी रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि यहाँ पे अगर एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर है तो उसको भी हटाने के लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, समझ गए। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा है दवाई प्रदान की जाती है, कुछ दवाइयां हैं जो भी प्रदान की जाती है, जैसे मीटोटेन, समझ गए, एमिनोग्लूटेथाइमाइड, मेटाइरेपोन आदि, ये दवाई कोर्टिसोल स्तर को कम करती है। अब मान गए किसी को दवाइयां जो है, किसी को जो है कोर्टिसोल स्तर बढ़ रहा है उसके कारण होता है, तो ये कुछ दवाइयां है, मीटोटोन, एमिनोग्लूटेथीनमाइड और मेटिरापोन, ये दवाइयां है जो कोर्टिसोल स्तर को कम करता है, याद रखिएगा। मिटाइरापोन, समझ गए, मेटाइरापोन, मिटोटेन, मेटाइरापोन, कम से कम यह दो याद रखिएगा। और एक है एमिनोग्लूटेथीमाइड, समझ गए, एमिनोग्लूटेथीमाइड याद रखिएगा, यह कोर्टिसोल स्तर को कम करता है। तो ये तो हो गया कि भाई मेडिकल मैनेजमेंट है। अब किसी पेशेंट को मान के दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे सर्जरी भी संभव है, तो उसके लिए सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में होता यह है कि यहाँ पे एड्रीनेलेक्टोमी होता है। क्या होता है, एड्री, देख लीजिए नाम से स्पष्ट है, एड्रीनल ग्लैंड से ही एड्रीनल लेक्टोमी बना है। इसमें सर्जरी द्वारा एक या दोनों एड्रीनल ग्लैंड को निकाल दिया। अब मान गए एड्रीनल ग्लैंड पर दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वह रिलीज किया जा रहा है बहुत बहुत मात्रा में कोर्टिसोल का, तो उसके लिए एड्रीनेलेक्टोमी किया जाता है, यह सर्जरी होता है, और यह करके एक या दोनों जो भी जरूरी हो वह करके एड्रीनल ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। ओके, उसके बाद है देखिएगा हाइपोफाइसेक्टोमी, यदि प्यूटिट ग्लैंड द्वारा एसीटीएच का हाइपर सेक्रेशन का कारण है तो ट्रांसफेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी की जाती है। अब मान गए एसीटीएच का इसमें बहुत ज्यादा रोल है कोर्टिसोल स्तर में, समझ गए, तो अगर प्यूटिट ग्लैंड के द्वारा, समझ गए ना, बहुत ज्यादा एसीटीएच का सिक्रेशन हो रहा है तो उसके लिए हाइपोफाइसेक्टोमी किया जाता है, जिसे ट्रांसफेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी कहा जाता है, समझ गए। तो ये नॉर्मली याद रखिएगा हाइपोफाइसेक्टोमी। ओके,
आगे है, यदि दोनों एड्रिनल ग्लैंड हटा दी जाती है तो कॉर्टिकॉइड्स थेरेपी जीवन भर चलती रहती है। अगर मान गए किसी को सर्जरी के द्वारा एड्रिनल ग्लैंड को हटा दिया गया है तो फिर जिंदगी भर उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा जो है वह जीवन भर चलते रहता है। समझ गए? कॉर्टिकॉइड्स दवा जीवन भर चलते रहता है। तो यह कुछ इलाज है सर्जरी में, याद रखिएगा। एड्रिनेलेक्टोमी जिसमें एड्रिनल ग्लैंड को हटाया जाता है, और दूसरा है आपका फाइसेक्टोमी जिसमें एड्रीना जो प्यूटिट है वह एसीटीएच हार्मोन के अधिक सिक्रेशन होने से फाइसेक्टोमी किया जाता है। समझ गए? हाइपोफाइसेक्टोमी किया जाता है। ओके, बता दिए। यहाँ पे अभी उसी चीज को इंग्लिश में मैंने दे रखा है। अब रही बात नर्सिंग प्रबंध की, तो देख लीजिए नर्सिंग प्रबंध में वही चीजें हैं। रोगी को टीएलसी, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट आदि मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। समझ गए? रोगी की त्वचा भुरभुरी तथा आसानी से छिलने वाला इसमें हो जाती है, अतः उसे सावधानी से त्वचा देखभाल प्रदान करनी चाहिए। समझ गए? रोगी को सुरक्षित शांत वातावरण दे। रोगी को व्यक्तिगत स्वच्छता की संपूर्ण ध्यान रखवाना चाहिए। रोगी को संक्रमण रोगियों से ग्रसित लोगों के संपर्क में आने से बचाना चाहिए। चिकित्सक के अनुसार ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तथा एसीटीएच के सिंथेसिस को कम करने वाली दवाइयां प्रदान की जानी चाहिए, जो मनीटोन आप ऊपर देखे हैं। सातवां है, रोगी को पर्याप्त आराम प्रदान करें। रोगी के वाइटल साइन नियमित चेक करें। चिकित्सक के अनुसार रोगी को सर्जरी के लिए तैयार करें। अगर रोगी को सर्जरी यानी एड्रिनेलेक्टोमी होना है तो उसके तैयार करें। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं। मैंने यहाँ 9 पॉइंट बताया, मैं बार बार बताता हूँ, आप अपने मन से और सारे चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं नर्सिंग प्रबंध में, जितना भी आपका ज्ञान हो। समझ गए? यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं अगर उतना लिखूंगा तो फिर बताने में ही पूरा समय चला जाएगा। ऐसे भी सब लोग वीडियो पसंद कर नहीं रहे हैं, तो ये चीजें हैं। समझ गए? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न आज क्या आया है, वह है हाइपोथायराइड। अब ये जो समस्या है आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हाइपोथायराइड जिसे थायराइड की नॉर्मल समस्या कहते हैं, कि पेशेंट को थायराइड की समस्या है हम लोग कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हाइपोथायराइज्म के बारे में। समझ गए? चलिए अब देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाइपो मतलब क्या होता है। हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो मतलब कम, और यहीं पर अगर हाइपर लगा रहेगा किसी के आगे तो समझिएगा ज्यादा या तीव्र। समझ गए? ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइपो है। थायराइज्म है तो थायराइड होगा, और हाइपो है मतलब कम, मतलब कम वाला। अब देखिए थायराइड रोग दो प्रकार के, एक कम वाला भी होता है, एक ज्यादा वाला भी होता है। यानी बढ़ने से भी जो है, हाइपर होने से भी थायराइड होता है, और कमने से भी थायराइड होता है। तो दोनों कंडीशन में अगर चीजों को आप समझ लीजिएगा तो एक है तो दूसरे का उल्टा होगा। यहाँ पे कम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर जो भी कम में होगा उसका उल्टा जो है आपके ज्यादा वाला में हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जब शरीर में हमारा थायराइड ग्रंथि जो है वह स्रावित होने वाला जो थायरॉक्सिन है, यह हार्मोन का सिक्रेशन सामान्य से अगर कम हो जाता है तो इसे हाइपोथायराइज्म कहते हैं। जाहिर सी बातें हैं, कम होना। समझ गए? तो देखिए बॉडी में जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वह थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। अब मान गए किसी कारण से अगर थायराइड ग्लैंड इस थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रवन में, सिक्रेशन में कम कर देता है, सामान्य से कम हो जाता है, तो फिर जो है यह हाइपोथायराइज्म व्यक्ति में हो जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दे दी है, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कारण क्या होता है माय डियर। कारण में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। कारण में पहला तो थायराइड ग्लैंड में पर्दा होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, जैसे सूजन वगैरह। समझ गए? तो थायराइडाइटिस कहते हैं। समझ गए? थायराइड का कैंसर, थायराइड में कोई कैंसर होगा। आयोडीन की कमी, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ऐसे रोगियों में आयोडीन की कमी होती है। ठीक है? ग्वाइटोजेंस आहार का अधिक मात्रा में सेवन, जैसे पालक, मूंगफली, सलजम आदि। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पालक, मूंगफली, सलजम इसका इस्तेमाल करता है तो इसमें पाया जाता है ग्वाइटोजेंस, और यह ग्वाइटोजेंस आहार अगर ज्यादा लेगा तो उसमें यह हाइपोथायराइज्म का समस्या आएगा, कारण बनेगा। समझ गए? गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में भी यह कारण हो सकता है। बहुत ज्यादा रेडिएशन थेरेपी अगर कोई ले लिया है किसी बीमारी के लिए तो उसमें भी यह हाइपोथायराइज्म होता है। समझ गए? एंटी थायराइड दवाइयों का उपयोग, अगर मान गए किसी को खाना है 25 mg, समझ गए, वो खा रहा है 50 mg, तो क्या होगा, थायराइड के लेवल को बहुत ज्यादा कम कर देगा। समझ गए? थायरोक्सिन लेवल बहुत ज्यादा कम कर देगा, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसे जो है हाइपोथायराइज्म हो जाएगा। समझ गए? समझ गए ना? अब मान गए किसी को हाइपर थायराइज्म है। समझ गए? किसी को हाइपर थायराइज्म है मतलब थायराइड बहुत ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसको कम करने का दवाइयां ले रहा है, एंटी थायराइड वाला दवाई ले रहा है।
अब मान गए उसको लेना है 25 mg ले रहा है 50 mg कम करने के लिए, तो क्या होगा, एकदम से कम कर देगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही एंटी थायराइड का उपयोग भी कारण बनता है। प्यूटरी ग्लैंड से टीसीएच कम स्रावन होना। अब जो प्यूटरी ग्लैंड है यह बेचारा रेगुलेशन कम कर रहा है टीएसएच थायरोक्सिन का, तो इस कारण से भी जो है ये होता है। तो ये सारा कारण बता दिए, मुख्यतः कारण यही सब है, आप इसको याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब मान गए ये सारा चीज होगा तो किसी व्यक्ति में लक्षण क्या क्या दिखेगा, तो लक्षण इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी महिला में ज्यादा होता है, समझ गए, तो देखिएगा महिला में ज्यादा होता है तो उसमें ये समस्या बहुत ज्यादा आज जो है आज के समय में आम बात बन जाता है महिला के लिए, समझ गए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा वजन बढ़ना, सबसे पहला पॉइंट है वजन बढ़ना। अब जो भी पेशेंट मतलब थायराइड के होते हैं, हाइपोथायराइज्म के, तो उसमें वजन जो है काफी तेजी के साथ बढ़ता है, समझ गए। तो वजन बढ़ना, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, समझ गए। तो भूख न लगने का एक रीजन आपका हाइपोथायराइज्म में भी हो सकता है, समझ गए। जी मिचलना, वोमिटिंग होना, कब्ज और भूख न लगना, यह दो ऐसे लक्षण है जो आपके हाइपोथायराइज्म में भी दिखते हैं और अन्य रोगों में भी दिखते हैं, समझ गए। आंखों के चारों ओर सूजन होना, समझ गए, पेरियोर्बाइटल एडीमा, मतलब पेरी और बाइटल एडीमा, आपकी आंखों के चारों ओर हल्का हल्का सूजन सा रहेगा, समझ गए। मोटा चेहरा, पफ्फी फेस, मतलब फेस पर जो है सूजन जैसे हो जाएगा, समझ गए, पुफ्फी फेस हो जाएगा। गले पर थायराइड ग्रंथि का फूलना, कभी कभी ऐसे केस भी हो जाते हैं जो गले में एक सूजन सा जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, आप लोग को पता भी होगा, समझ गए। थकान व आलस आना, ऐसे व्यक्तियों में बहुत ज्यादा थकान व आलस आता है, समझ गए। यादाश्त कमजोर होना, फॉरगेट, समझ गए, फॉरगेटलेस व्यक्ति बहुत ज्यादा होने लगता है, फॉरगेटफुलनेस। उसके बाद आवाज खराब हो जाएगा, खराबी होना, हॉर्सनेस, भारी होना। उसके बाद है नाड़ी दर कम होता है, ऐसे व्यक्तियों में ब्रेडिकार्डिया होता है, समझ गए, दर हृदय का दर कम होता है। पेट फूलना या आफरा आना, ऐसे व्यक्तियों में पेट फूलना या आफरा आना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है होते रहता है। त्वचा रूखा होना, ड्राई स्किन, समझ रहे, ड्राई स्किन व्यक्ति में होते रहता है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, अब ऐसे कंडीशन में हाइपरटेंशन भी व्यक्ति में होता है। ठंड के प्रति संवेदन होना, व्यक्ति को कोल्ड के प्रति जाते ही व्यक्ति रिएक्शन करने लगता है, समझ गए। तो ये सारे के सारे जो है आप एक हाइपोथायराइज्म के मरीज में जिसको थायराइड लेवल कम होता है तो उसमें यह देखने को मिलता है, जैसे यादाश्त कम हो जाना, थकान थकान सा होना, फेस जो है पुफ्फी होना, मतलब फूला फूला सा, समझ गए, आंख के चारों ओर सूजन होना, थकान होना, कब्ज बनना, भूख नहीं लगना, त्वचा रूखी रूखी होना, ठंडा के प्रति व्यक्ति ज्यादा रिएक्ट करना, आवाज खराब होना, यादाश्त कमजोर, थकान, आलस, नाड़ी दर, पेट फूलना, समझ गए ना, ये सब आपके थायराइड के रोग होने पर होता है, समझ गए। चेहरे के कब्ज, जी मचलना, वजन बढ़ना, ये सब यही सारे लक्षण है, ओके। अब इसका निदान क्या होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, तो माय डियर डायग्नोसिस वही चीजें है, इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक जांच, टीएसएच का जांच किया जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन लेवल का ही यहाँ पे चेक होगा, पता किया जाएगा कि कितना रिलीज हो रहा है कितना नहीं, समझ गए। तो ब्लड से टीएसएच का जांच होता है। ईसीजी चेस्ट के लिए कराया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, समझ गए, ईसीजी का टेस्ट। थायरोक्सिन हार्मोन स्तर का चेक किया जाता है और सीटी स्कैन कराया जाता है, एमआरआई कराया जाता है। तो यह सब निदान है, डायग्नोसिस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। जटिलता है, अगर मान गया कोई पेशेंट इसका इलाज नहीं कराएगा तो उसमें क्या जटिलता होगा, तो जटिलता ही होगा कि पेशेंट कोमा में जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा कमी होने से, समझ गए, जिसे मैक्सेडमा कोमा कहते हैं। मंदबुद्धि, ऐसे ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है और हाइपोक्सेमिया हो जाता है, समझ गए, हाइपोक्सेमिया हो जाता है व्यक्ति में, समझ गए। तो यह जटिलता है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, थायराइड वाले जो भी रोगी होते हैं, समझ गए। रही बात चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट, तो माय डियर अब मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, दवाई वगैरह का इलाज करवाया जाएगा। तो हाइपो देख लीजिए, हाइपोथायराइड के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली दवाइयां जैसे लिवोथायरॉक्सिन सोडियम और लियोथायरोन, ठीक है, ये दवाइयां हैं, लिवोथायरॉक्सिन सोडियम और लियोथायरोनाइन, ये दवा है जो हाइपोथायराइड के मरीज को दिया जाता है, समझ गए। अगर मान गए कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है बहुत ज्यादा थायराइड की कमी होने से, तो उसके लिए लिवोथायरॉक्सिन आईवी से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, समझ गए। यही लिवोथायरॉक्सिन जो है दवाइयाँ, इसी को आईवी के द्वारा, इंट्रावेन के द्वारा दिया जाता है ताकि व्यक्ति कोमा से बाहर आए।
हाइपोवोलेमिया मतलब बहुत ज्यादा तरल कम होने पर आईवी फ्लूइड दिया जाता है हाइपोवोलेमिया से बचाने के लिए, समझ गए। चौथा है रोगी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए जाते हैं, जैसे हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, प्रेडनिसोन, एक स्टेरॉइड दवा है जो रोगी को दिया जाता है। ओके, उसके बाद है हाइपोक्सेमिया के उपचार के लिए जो है मरीज को ऑक्सीजन की थेरेपी भी दिया जाता है ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए। कोई संक्रमण है तो उसके लिए सेफेक्जिम 200, एमोक्सिसिलिन 625 mg, यह जो है संक्रमण को रोकथाम करता है, तो ये सब दिया जाता है। तो ये तो हो गया मेडिकल मैनेजमेंट की क्या क्या आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, याद रखिएगा, समझ गए। एक तो हाइपोथायराइज्म का प्रॉपर दवा होता है लिवोथायरोक्सिन और लियोथायरोनाइन, ये दवा है, बहुत सारे दवा होता है। मैक्सेडमा कोमा होता है जिसको लिवोथायरोक्सिन आईवी से देंगे। हाइपोवोलेमिया अगर तरल पदार्थ के कमी से भी अगर उसमें कोमा है तो आईवी फ्लूइड देंगे, समझ गए। उसके बाद है रोगी को स्टेरॉइड दवा में हाइड्रोकॉर्टिकोसोन और प्रेडनिसोन देंगे। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो O2 थेरेपी देंगे। संक्रमण के लिए एमोक्सिसिक्लिन और सेफेक्जिन दे सकते हैं, समझ गए ना। तो ये सब नर्सिंग मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे इंग्लिश दे रखे हैं। अब रही बात नर्सिंग प्रबंध, तो नर्सिंग प्रबंध में रोगी की इसकी दवा प्रतिदिन सुबह बिना कुछ खाए लेने की सलाह देनी चाहिए। अब जो भी थायराइड के रोगी होते हैं जिनको हाइपोथायराइज्म रहता है तो वह प्रतिदिन एक एक गोली सुबह जितने mg का सेवन कर रहे हो उनको जो है सुबह लेनी चाहिए, समझ गए। आगे है रोगी को आयोडीन युक्त नमक से बना भोजन उपलब्ध कराना चाहिए और रोगी को अच्छे आयोडीन युक्त वाला भोजन देना चाहिए क्योंकि इसमें आयोडीन का लेवल कम रहता है। रोगी को नियमित व्यायाम करने की सलाह देनी चाहिए। रोगी को वाइटल साइन नियमित चेक करनी चाहिए। रोगी को ताजा भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, समझ गए। तो इसमें और सारे चीजें हैं जो आपको लिख सकते हैं, मैंने ज्यादा कुछ विशेष लिखा नहीं है, भर भर के लिखने से क्या फायदा है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग लिखिएगा, बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। आपको 2 प्रश्न अच्छे से मैंने यहाँ पे करा दिया। दोनों प्रश्न कुशिंग सिंड्रोम और हाइपोथायराइज्म अच्छा प्रश्न है। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।